जो पेशवा का रूल था उसमें मराठों ने एंग्लो सेकंड सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो हम्म। वो एरा थोड़ा ठीक था कंपैरेटेबल, कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू संभाजी एरा। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे हम ये मानते हैं कि औरंगजेब का एरा जो है वो अकबर और जहांगीर से बेहतर था, तो सिमिलरली संभाजी से पहले के लोगों का या बाद के लोगों का किसी जगह पर अगर अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मसला इस वक्त ये सिर्फ आ रहा है कि हमने क्या इनको पॉलिटिकल इश्यूज के तौर पर लेना है और प्योरली पॉलिटिकल रखना है, या इसमें रिलीजियस तड़का लगाकर हिंदू मुस्लिम फसाद करवा देना, खुदा न खास्ता। ये नहीं होना चाहिए। हमारा मेन कंसर्न ये है। तो जिस तरह मराठों के अंदर कोई अच्छा रूलर हो सकता है, मुगलों के अंदर कोई बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। जी, यार देखें, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में पॉलिटिक्स की। हम्म, अगर आप हम्म, पॉलिटिक्स करेंगे तो आपको सिर्फ बैठना है और हजारों करोड़ों रुपए आपको मिल जाएंगे। ये जबरदस्त। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यार, ये तो बिजनेस से बड़ी बहुत सर आपने इंडस्ट्री। सही बात कही है। बिल्कुल सही बात कही है। आपको सोचो ना, अभी आपको सिर्फ एक बयान देना है बिल्कुल। और उस डिस्ट्रिक्ट के या उस सिटी के या उस स्टेट के आपको वोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ आपको एक बयान देना है कि ये मुस्लिम थोड़ा ऐसा कर रहे हैं और हिस्ट्रिकल चीजें दिखा देनी है। हिस्ट्री तो एक है ही, वेपन ही है। अ, हम्म आपको कम्युनिटी को दिखा देनी है और फिर लोग, ये नहीं है कि लोग नहीं करेंगे, लेकिन लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। और जब एक तरफ का माहौल बिगड़ता है तो फिर दूसरी तरफ के लोग भी देखते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो हम्म। फिर माहौल खराब होता है। लेकिन जिन जो पॉलिटिशियंस है उनका करियर बहुत ऊपर चले जाता है ना। वो तो बिलियनियर्स कहाँ बन से? जाते हैं, मिलियनियर्स बन जाते हैं। उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। जय शंकर का बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है। ये स्मृति हम्म ईरानी जो बीजेपी की कैबिनेट में है, इसके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। हम्म, सही बात है। ये बड़ा आपने नपतुला सा वर्ड बोला है कि पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर ये इंडस्ट्री बन गई है हमारे यहाँ, ये प्रॉपर बिजनेस है। और आप हैरान हो गए कि कई लोगों के प्रोफेशन जब उनसे पूछे जाते हैं तो वो पॉलिटिक्स लिखते हैं। प्रोफेशन पॉलिटिक्स, उनके प्रोफेशन के फॉर्म में पॉलिटिक्स लिखा होता है। बंदा हैरान हो जाता है, यार पॉलिटिक्स तो प्रोफेशन नहीं होना चाहिए था, तो पैशन था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये प्रोफेशन कहाँ से बन गया? तो जब पॉलिटिक्स धंधा बन जाए तो फिर आपको अपना क्लाइंट बनाना है। तो कोई हिंदू क्लाइंट ढूंढ रहा है, कोई मुस्लिम क्लाइंट ढूंढ रहा है, कोई सिख क्लाइंट ढूंढ रहा है। देश बैठ के देख रहा है कि हम क्या करें, अपनी पूरी दुकानें हैं। तो ये चीज हमें सोचने की है। महर भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की। महर भाई, आपसे इजाजत लें फिर। अभी अभी एक जी जी। रिपोर्ट निकली थी, फाइनेंशियल रिपोर्ट। उसमें लिखा था कि 100 मिलियन जो लोग हैं, मिडिल क्लास इंडियन लोग, उनके पास खर्चने के लिए पैसा ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर रही है। तो हम्म लोग क्या करेंगे? ऐसी चीजें ज्वाइन करेंगे और क्या। हम्म, तगड़ा पॉइंट है भाई। माशाल्लाह, महर जैसे हमारे भाई भी हैं इस वक्त। ये देखकर अच्छा लगता है कि लोग इस वक्त सीरियस हो रहे हैं, सोच रहे हैं। ये हमारी युवा पीढ़ी को, यूथ को ये पता होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यार भाई, बड़ी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी खुशी हुई यार। सलामत यार रहें, आप अपनी अमेरिका हिफाजत करें। यार आप अमेरिका को देखें, वो अपने सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। यूरोप को देख लें, किसी और स्टेट को, दुबई को देख लें। दुबई कितना हाई जा हम्म रहा है, कितना मतलब तरक्की कर रहा है। हम्म हम ही मतलब अपनी कंट्री को बर्बाद करने पे लगे हैं। सोचते ही नहीं लोग, अनपढ़ हैं लोग यहाँ पे। ज्यादातर तो लोग हम्म अनपढ़ ही। आप अपने मोहल्ले का चक्कर लगाएं इंडिया में एक बार, आपको पता हम्म चल जाएगा कितने गरीब लोग हैं, कैसे सोचते हैं वो। धर्म को पहले ले आते हैं वो। साइंस पे उनका कोई कुछ नहीं, ध्यान ही नहीं होता। हम्म। नहीं, ये बात आपने सही की है कि जो कंट्रीज ऑब्वियसली, अफसोस होता है कि जो इस वक्त प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, वहां हम देखते हैं वो इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम हमारे पास चंद एक दो मुद्दे हैं, हम जब आगे बढ़ने लगते हैं राजनीति वाले हमारी टांग खींच देते हैं। यूथ जब अपना कैरियर बिल्डिंग के लिए जाता है, वो उसको बताते हैं नहीं तू पीछे चल, तेरा दुश्मन फलां भी है, तेरा दुश्मन फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है। वो उसको जीने नहीं दे रहा। और फिर जाहिर बात है, हर सोसाइटी जब अंडर थ्रेट होगी तो फिर क्योस होगा।
आप सोचें कि अभी जो चाइना है उसने डीप सीक निकाला, उसने 6 ट्रिलियन मार्केट खा लिया यार यूएस का। जी, जी, 6 जी, जी। ट्रिलियन एक दिन में। और एक दिन में हमारे खा वाले गया क्या वो। कर रहे हैं? हुँ, एक दिन में वो खा गया है। हमारे वाले पाबंदी लगा रहे हैं ग्रुप पे। हमारे वाले कह रहे हैं इसको बैन करो। हमारे वाले ये कर रहे हैं। नहीं, इंडिया में कहाँ पे कर रहे हैं? इंडिया में बैन नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया में कोई इन्वेंट नहीं कर रहा है, उसका कॉम्पिटिटर कोई इन्वेंट नहीं कर रहा ना। नहीं इंडिया इन्वेंट में नहीं लोग कर रहे मगर पड़े ये हुए है हैं कि इन्हीं यहाँ चक्करों में। हुँ। जी जी। हाँ, बहरहाल ऐसा ही है, ठीक कह रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं महर भाई, टाइम भी हुआ चाहता है, 5 घंटे से ओके ऊपर हो गया। ओके। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, आप बाय नेक्स्ट ज़रूर आइएगा, बाय। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक ओके। यू। ओके, लें जी हमारे साथ महर भाई थे। योहान भाई अब आप बात कर लो, फिर नेक्स्ट हम अकी हैं और टासियस हैं, उनको लेंगे। जी योहान भाई। तो मेरा ये डिस्कस करना था कि लाइक एक इस्लामिक कंट्री में एक शख्स को मुस्लिम का टैग देना और उस पर शरिया नाफिज करना, तो इसके लिए हुँ, क्या-क्या क्राइटेरिया है, मतलब एग्ज़ैक्ट क्राइटेरिया वो मैं जानना चाहता हूँ। और आंसर थोड़ा शॉर्ट में रखिए ताकि काउंटर आर्गुमेंट भी थोड़ा इस पर बात कर सकूँ। ठीक है। दोबारा सवाल क्या है? दोबारा सवाल पूछिएगा। एक इस्लामिक कंट्री में एक शख्स है तो उसको मुस्लिम कंसीडर करके उसको शरिया अप्लाई करना उस पर, तो इसके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है वो? ये बस हाँ, जानना था। उसका मुसलमान होना ही क्राइटेरिया है। खुद को मुसलमान नहीं, मानना, खुद को मुसलमान कहना और इस्लाम के जो बेसिक बिलीफ्स हैं उनको फॉलो करना या विल रखना, उसके बाद उस पे शरीयत नाफ़िज़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं एक स्टेट में पर हूँ, ये मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ। अब अगर मैं चोरी करूँगा ना, तो इस्लामिक स्टेट मेरे हाथ काटे। मैं उफ़ नहीं कर सकता, ओह प्लीज़ अब मैं चेंज कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ना करें, नहीं, काटना पड़ेगा, अगर मैं उस चीज़ों पे पूरा उतर रहा हूँ, सिंपल। ये तो ये तो मतलब कि जो बड़े लोग हैं इनका मैं जो पिछले बार जो डिस्कशन किया था, जो बच्चे लोग होते हैं मतलब कि जो बच्चे से जो बड़े होते हैं, तो उन पर स्पेसिफिकली बात करना था। हाँ, उस पर जो आपने करना था, उस पर मैंने पिछली बार भी बताया था बुलूगत, मैच्योरिटी, ऐज डिफाइन नहीं करेगी, हुँ, उस पर बच्चा डिफाइन करेगा। बुलूगत से पहले शरीयत नाफ़िज़ नहीं होती, तो सिंपली जो बच्चा भी हुँ, इस्लामिक स्टेट के अंदर पैदा होगा, वो बाय बर्थ फितरत पर पैदा होगा। बुलूगत के बाद हुँ, वो अगर मुसलमान के घर में है, तो उसका हुक्म मुसलमान लगेगा। मान लो जैसे एक बच्चा है, वो मैच्योर होने से पहले फौत हो जाता है। अब क्या हुँ, उसको दफनाया जाएगा या उसको जलाया जाएगा या उसको क्या किया जाएगा? अगर वो मुसलमान माँ-बाप के घर में है, ऑब्वियसली उसको दफनाया जाएगा। अगर वो हिंदू घर में हुँ, पैदा हुआ है, उसको जलाया जाएगा। हालाँकि है तो वो बच्चा, मगर स्टेट उसमें इन्वॉल्व हुँ, नहीं होगी कि नहीं, ये बच्चा हमें दे दो, ये मुसलमान है, हम इसको दफनाएँगे, नहीं। जो उसके रिचुअल्स हैं वो हो गया, हुँ। बाकी आखिरत का फैसला अल्लाह ताला के हवाले है। तो मैंने पहले भी बात की थी नहीं बुलूगत, पर मैच्योरिटी। हाँ, नहीं पर इसमें इसमें एक फ्लॉ है लाइक कि देखो एक नॉन मुस्लिम का बच्चा भी मैच्योर होता है और एक मुस्लिम का बच्चा भी मैच्योर होता है। तो इस केस में तो दोनों दोनों पर शरिया नाफ़िज़ करना चाहिए। तो फिर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या रह गया इन दोनों के ओहो! बीच नहीं, में? नहीं, 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 मैच्योर के ऊपर शरिया नाफ़िज़ नहीं की जाएगी। जो मुसलमानों का बच्चा मैच्योर हो जाए या मैच्योर होने के बाद जो आदमी इस्लाम कबूल करे, शरिया उस पर नाफ़िज़ होगी। ये नहीं कि बुद्धिस्ट का या हिंदू का बच्चा मैच्योर हुआ है, तो उस पर भी शरीयत लगा दो, नहीं। अच्छा, एक चीज़। दूसरी अच्छा, चीज़ ये है, अगर कोई नॉन मुस्लिम है, इस्लामिक स्टेट है, उसमें नॉन मुस्लिम है, वो मैच्योर होता है और वो नॉन मुस्लिम ही रहता है, तो उनका पर्सनल लॉ होगा, हुँ। उस पे शरीयत नहीं लगेगी। अच्छा, तो हाँ, इसमें मतलब उसका कि 2 पॉइंट है लाइक कि पहले पहले मैच्योर होना पड़ेगा, फिर मैच्योर होने के बाद इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें हैं, राइट? हाँ, मैच्योर हाँ, नॉन मुस्लिम के लिए। अच्छा पर नॉन मुस्लिम के मुस्लिम लिए। के लिए पर मुस्लिम के मुस्लिम लिए क्यों नहीं? मुस्लिम मुस्लिम के लिए ये है कि वो जैसे ही मैच्योर होगा और अगर वो मुसलमान ही है, हुँ, मुसलमान घराने के अंदर है, तो उसको पॉलिटिकली या सोशली स्पीकिंग इस्लाम दोबारा से कबूल करने की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ, अपने दिल में कहे कहे कि मैं अब इस्लाम कबूल करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मगर वो सोसाइटी पर के वो अंदर तो मुसलमान ही फैमिली कंसीडर किया जाएगा। पर वो उसका फैमिली बैकग्राउंड देखकर आप उसको कंसीडर कर लेना, पर उसके अंदर में क्या है वो देखकर आप कंसीडर नहीं कर रहे। इसमें ये एक फ्लॉ है मतलब, जो मैं एग्ज़ैक्टली समझता हूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। नहीं फ्लॉ देखो सोसाइटी के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा मैं आपसे हुँ, एक मिसाल से समझाता हूँ। हुँ, आप एक बंदे को पकड़ते हो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने मर्डर किया है, ठीक है? हाँ। अब कोर्ट कैसे फैसला करेगी? कोर्ट एविडेंस देखेगी कि इसके फेवर और अगेंस्ट में क्या-क्या एविडेंस है, फिर जाके फैसला करेगी ना। फिर जाके फैसला करेगी। अब मान लो
आपको पता है ये प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया हुआ है कि दुनिया के कोर्ट्स के अंदर जो एविडेंसेस हैं उनको फैब्रिकेट किया जा सकता है। हाँ ठीक है, अब मान लो एक बंदा जिसने मर्डर नहीं किया था उस पर झूठा आरोप लगा और एविडेंसेस उसके खिलाफ इतने स्ट्रांग फैब्रिकेट, उसको ट्रैप किया गया, ठीक है ना, उसको ट्रैप किया गया इस केस में, और पता चल जाता है कि ये बंदा, तो एविडेंस के बेस पर कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि इस बंदे ने मर्डर किया है। अब रियल में उसने नहीं किया हुआ, ये ना आप जानते हो, ना जज जानता है, ना कोई और जानता है, सारे उसके खिलाफ ट्रैप कर रहे हैं, वो जानता है कि उसने नहीं किया। अब अच्छा, क्या करना चाहिए कोर्ट को? जो लॉ के अकॉर्डिंग है वही एक्शन लेना चाहिए, पर अगर वो सच है अगर उसने, झूठ है भाई हाँ, इसका तो नहीं कर सकते ना। मगर एग्जैक्टली, बस इतनी सी बात है। जैसे दुनिया के दूसरे कोर्ट्स के अंदर आपको जो चीज जाहिर में अपेरेंटली एविडेंट नजर आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग फैसला करोगे। आपको नहीं पता कि वाकयातन इस बंदे ने किया, 110% ये बंदा मर्डरर है भी या नहीं, एविडेंस आया, हमने उसके मुताबिक किया। अब आप उस बंदे को फांसी दो, उम्र कैद डालो, आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा। हाँ, जब वो बंदा मर जाएगा, मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश होगा। अब नॉर्मल रूल के मुताबिक, एथिस्टिक फिलॉसफी के मुताबिक तो हम वही करेंगे जो हमें नजर आया। इसी तरीके से इस्लामिक स्टेट के अंदर भी हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि हमने जो अपेरेंटली चीजें चल रही थी उसके मुताबिक कैसे लेके चले हैं। आखिरत का फैसला नहीं हम करेंगे। अब मुझे अगर नजर आता है कि भाई एक मुसलमान सामने आता है, वो कहता है जी मैं मुसलमान हूं, हमें क्या पता उसके दिल के अंदर क्या है। अब तुम आप हो, आप कहते हो जी मैं मुसलमान हूं, आप जैसे बोलते हो मैं मुसलमान हूं, आप मुझे कलमा पढ़ के सुनाते हो, नमाज वगैरह पढ़ लेते हो, या मुझे बेसिकली लगता है कि आप इस्लाम कबूल कर रहे हो। मैं दुनिया के मामले में, यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में तो आपको डील कर सकता हूं, मगर आखिरत के अंदर आप दिल से ईमान लाए भी हो कि नहीं लाए, मुझे कैसे पता चलेगा? मगर क्या इस ना पता चलने की वजह से या इस इग्नोरेंस की वजह से मैं आपके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं या जो आपकी सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको इग्नोर कर दूं? नहीं, नेवर। तो एक स्टेट क्या करती है? स्टेट सोसाइटी में आपका मॉरल, आपका सोशल और आपका जो कलेक्टिव एक रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फॉलो करती है। आपके मन में क्या है हमें नहीं पता। पॉइंट समझे? पर हम इस तरह हम ऐसा भी चीजें तो कर फॉलो। सकते हैं ना, लाइक वो मुस्लिम बच्चा, मतलब कि मुस्लिम फैमिली में जो बच्चा पैदा हुआ है, एक बार वो मैच्योर हो जाएगा फिर हम उसको पूछेंगे कि आप क्या मानते हो, फिर उस बेस पे हम उसको टैग देंगे कि ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम। ये सिस्टम भी तो थोड़ा सही है ना। हाँ, अगर ये चीज तब हो सकती थी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये चीज तब हो सकती है जब इस तरह के केसेस सामने आए, तो बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर नॉर्मली सोसाइटी रन करने के लिए जो हमारे पास एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मगर ये बहुत रेयर है, एक्सेप्शनल है। हाँ, अब बहुत ज्यादा फील हो रहा है, तो लिहाजा इसके ऊपर काम होना चाहिए। आई डू एग्री, मैं एग्री करता हूँ। और ये आपका बड़ा प्यारा अच्छा पॉइंट है कि हमें इस चीज पे काम करना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर, इसलिए मैंने आपको याद है लास्ट टाइम कहा था कि हम एज फिक्स नहीं कर सकते, एज को छोड़ते हैं इलाके के ऊपर। अमेरिका में मेच्योरिटी की एज कुछ हो सकती है, इंडिया में कुछ हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर काम करें। सो आई डू एग्री कि ये एक स्ट्रांग पॉइंट है एज अ सिस्टम डिस्कस करने के लिए। यस, आई एग्री। एज के साथ साथ आपने ये भी एग्री किया था कि उसका मुस्लिम है या नहीं है, वो उसका फैमिली बैकग्राउंड से मतलब कि कोई लिंक नहीं है, उसका अपना जो अंदर का ईमान है उससे लिंक है। ये भी हाँ, एक एज अ, पॉइंट आपने एग्री किया था। जी 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 जी, तो अगर उस दो मान लो चीजों में कोई, फर्क है। हाँ, बोलो तो बोलो। मान लो फॉर दिस एक एग्जाम्पल, मान लो एक बच्चा पैदा हुआ है एक मुस्लिम फैमिली में, पर वो जब मैच्योर हुआ है तो उसका मतलब ईमान जीरो है, मतलब कि वो कुछ ऐसा ईमान है ही नहीं उसके अंदर, फिर भी आप उसको बाय डिफॉल्ट मुस्लिम का टैग दे देंगे, तो ये तो फिर नाइंसाफी हुआ ना, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं, था ही नहीं कभी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सोसाइटी रन करने के लिए आपको दुनिया में कानून डालने के लिए, जैसे मैंने अदालत की आपको मिसाल दी थी कि आपको एविडेंस की बुनियाद पर या क्लेम की बुनियाद पर आपको लेके चीजों को चलना है, ठीक है ना? तो अगर पर एक बंदा तो मुस्लिम हम घर में बच्चे से पैदा तो हुआ है, पूछ सकते हैं ना, हम्म, तो क्या उस हुआ? बच्चे को बात करके हम उसका बिलीफ्स को एग्जामिन कर सकते हैं ना, तो उसका हाँ, तो गवाही ये हमारे तो साथ मैंने साथ होगा। ये तो मैंने एग्री किया कि वाकई इस चीज पर, ये तो मैंने अभी आपका पॉइंट गौर किया कि वाकई इस चीज पे हमें काम करना चाहिए कि हम नौजवानों के साथ बैठ के बात करें, जज नहीं बल्कि पेरेंट्स बैठ के बात करें
भाई अपने बिलीफ के बारे में बताओ, तुम क्या सोच रहे हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, रोजा क्यों नहीं रख रहे हो, कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या बुद्धिस्ट हैं तो उनके बारे में पूछें, हिंदू है तो उनके बारे में पूछें। इट्स अ गुड गुड पॉइंट माशाल्लाह, ये बड़ा जबरदस्त आपने निकाला है। और यही अवेयरनेस हम कर रहे होते हैं कि मुसलमान बाय बर्थ मुसलमान कंसीडर करके चुप करके जिंदगी ना गुजारे, बल्कि उसको बाय प्रैक्टिस, बाय एक्टिव, प्रोएक्टिव मुस्लिम के तौर पर जिंदगी गुजारनी चाहिए, तब वो मुसलमान होगा। अब आ जाते उस पॉइंट के ऊपर जो पहले था, वो ये है जो आप कर रहे थे। एक बच्चा है, हम वो नमाज नहीं पढ़ रहा, ये चीजें नहीं रख रहा, तो हम उसको मुसलमान ये चीजें क्यों कह रहे हैं? दो चीजों में फर्क है। एक है आपके लीगल राइट्स, आपका सोशल राइट, वो बेस करेगा आपकी फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना? आपके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर, आप जैसे बड़े हुए हो, जिस घर में हो, उस एतबार से आपको डील किया जा रहा है। अब जैसे ही वो बंदा सोसाइटी में निकलेगा ना मैच्योर होकर, तो फिर उसका इस्लाम उसके कर्म से पहचाना जाएगा, फिर उसके परिवार से नहीं। जैसे एक बच्चा मैच्योर होता है, ये पर मैच्योर होने के बाद अब आप मुसलमान हो तो आपको मुसलमान होने के लिए ये चीजें करनी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपके इस्लाम में शक होगा। सिंपल ये है। हाँ, पर मैं खाली सिविल राइट्स की खाली बात कर रहा था, बाकी ये रिलीजियस एंगल से मैं बात नहीं कर रहा था। हाँ, तो कि उस रिलीजियस पर एंगल से अगर आप बात नहीं कर रहे, सिविल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो वो तो बेस दोनों पे करेगा, फैमिली पे भी करेगा और उसके कर्म के ऊपर भी करेगा, ठीक है ना? पर उसके मेरा कर्म मानना है कि फैमिली पे तो नहीं, उसका डायरेक्ट अपना ईमान से ही उसको टैग देना चाहिए कि इस पर ये नहीं, तो फिर रूलिंग्स रिलीजियस लगाना हो चाहिए कि जाएगी नहीं ना। मुस्लिम। तो फिर आप रिलीजियस बेस पर परख रहे हो ना, तो यही मैं कह रहा हूँ, दोनों चीजें मैटर करती हैं। दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से सोसाइटी रन होगी, दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन से। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सिविल राइट किसके होते हैं? ह्यूमन के, ठीक है? हाँ, ह्यूमन के सिविल राइट होते हैं। आप एक इंडिविजुअल ह्यूमन को मिलते हो जो अपने आप को ह्यूमन कंसीडर ही नहीं करता, क्योंकि मैं ह्यूमन नहीं हूं। अच्छा। आप उसको ह्यूमन कंसीडर करके सिविल राइट्स कैसे दोगे? उसकी फैमिली की वजह से, ऐसे ही है ना? नहीं, उसका आप एक फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से। फिजिकल स्ट्रक्चर इसीलिए करोगे ना कि वो ह्यूमन की तरह नजर आता है, हाँ, हाँ, ह्यूमन की तरह। राइट? हाँ, जैसे लिबरलिज्म की वजह से कई लोग वेस्ट में खुद को डॉगी के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ अपने आप को कैट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं हम ह्यूमन नहीं है, हम चूहा है, हम बिल्ली हैं, हम कुत्ता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं, ये अनहोनी नहीं है, आजकल बहुत हाँ। कुछ हो रहा है, ठीक है ना? हम्म, तो क्या वो कुत्ता बन के ये कह सकता है कि मैं कुत्ता हूं, मैंने दूसरे किसी इंसान को काट दिया या उसको मार दिया, अब मेरे पे नॉर्मल लॉ नहीं लग सकता, जो ह्यूमन सिविल या पेनल कोड है वो मेरे पे नहीं लग सकता? वो ये नहीं बोल सकता। उसकी वजह ये है हाँ, कि आप उसके फैमिली बैकग्राउंड की बेस पर ही, जो उसका सोसाइटी में स्ट्रक्चर है, जो उसका माता पिता है, उसकी बेस पर उसको ह्यूमन ही कंसीडर करोगे, चाहे वो लाख कहे मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। आप उसको धो दोगे, उसको अदालत में लाओगे। इसी तरह जब आपने किसी सोसाइटी को रन करना है, सोसाइटी दो चीजों पर रन होती है। नंबर वन, एक उस आदमी का बैकग्राउंड है, नंबर दो उस आदमी का क्लेम। हाँ, प्रैक्टिस ये आगे आएगी, जारी बात है, वो क्लेम के अंडर ही आएगी। क्लेम कर रहा है तो प्रैक्टिस भी करेगा ना। सिर्फ क्लेम करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो भी धर लिया जाएगा। और फैमिली बैकग्राउंड से हटकर कोई चीज कर रहा है तो यानी दो के कॉम्बिनेशन के साथ बेस करती है बेसिकली, ये चीज समझ नहीं आती। अच्छा। तो आप वापस आ जाते हैं। पर अगर वो एक मुसलमान हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए। एक मुसलमान अगर किसी घर के इस्लामी घर के अंदर पैदा हुआ है, मैच्योर होने से पहले पहले वो अपने माता पिता के अकॉर्डिंग उसके राइट्स होंगे। फौत हो जाता है तो दफनाया जाएगा, जिंदा रहता है तो उसका खतना किया जाता है, उसको अजान दी जाती है, उसको मस्जिद भेजा जाता है। हालांकि वो भी मैच्योर छोटी एज से पहले, तो उसको उसके मुताबिक वो फॉलो करेंगे। हिंदू का बच्चा होगा वो अपने संस्कार करेगा, ईसाई का होगा वो अपने संस्कार करेगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। अब हो जाता है मैच्योर। मैच्योर होने के बाद वो उसी थीम को फॉलो कर रहा है क्योंकि बेस उसकी है माता पिता की। अब जैसे ही वो मुआशरे में निकलेगा दोनों चीजें काउंट होंगी। नंबर वन, अगर वो अपने कर्म के मुताबिक सही तरह चल रहा है तो उसके राइट्स और उसकी जो उसके कोई जुर्म वगैरह करता है या कोई भी काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको सजा या जजा दी जाएगी दुनिया के अंदर, और उसके मुताबिक उसको पर उसी कम्युनिटी से उसको लिंक किया जाएगा। ये बेस है, चाहे वो इनकार करे। अच्छा। तो पर अगर वो ये चाहता है कि नहीं, मेरे मेरे को ये स्टेटस नहीं चाहिए, मेरे को क्योंकि लाइफ थोड़ा एंजॉय करना है, तो मेरे को नॉन मुस्लिम का टैग चाहिए, तो उसका पास और कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब? नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट के अंदर कह रहे हैं।
हाँ, मतलब इस्लामिक स्टेट के अंदर जो शरिया है तो उस पर एन्जॉय तो नहीं कर सकते ना लाइफ, मतलब एज़ अ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम ही एन्जॉय कर सकते हैं, मतलब जो पनिशमेंट है, अगर उसको देखा जाए तो। बिल्कुल तो बिल्कुल वो मैंने अगर आपको हाँ बिल्कुल मैंने आपको बताया था, अगर कोई हुँ, अगर इस्लामिक स्टेट के अंदर कोई आदमी इस्लाम को छोड़ के किसी और आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाह रहा है तो वो इस्लामिक स्टेट के अंदर नहीं रुकेगा, ये पॉइंट क्लियर है। नंबर 1 इल्ला ये कि हुँ। उसको रोका जाएगा, उसकी काउंसलिंग की जाएगी, जिस वजह से उसने इस्लाम को छोड़ा है, ये इस्लामिक स्टेट की बात कर रहा हूँ। उसको कन्विंस किया जाएगा हुँ, कि वो इस्लाम जो उसने इस्लाम किसी बेस के किसी ऑब्जेक्शन की बेस पर छोड़ा है, उस ऑब्जेक्शन को क्लियर किया जाएगा, रिफ्यूट किया जाएगा, ठीक है? अगर वो अच्छा। फिर बज़िद रहता है उस चीज़ के ऊपर तो उसके सामने 2 ऑप्शन है, या तो उसको एक्साइल किया जाएगा या अगर वो जत्था बनाकर प्रोपेगेट करता है और कॉन्स्पिरेसी करता है, रेबेल करता है, फिर उसको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा जहाँ से वो आया था, ठीक है ना? जैसे किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी आदमी स्टेट के हुँ, खिलाफ उठता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उठता है, तो उसको वार्निंग दी जाती है, ठीक है ना? अगर वो उसके तहत आता है तो रहेगा, वरना उसको एक्साइल भेज दिया जाता है, ठीक है? कई लोग तो आजकल एक्साइल भी नहीं भेज रहे। यह जो एक्स्ट्राडिशन का जो लॉ बना है, अभी रिसेंटली बल्कि अब तो टाइम गुज़र गया है, आगे काफ़ी पहले कुछ साल पहले तकरीबन 15 से 10 साल पहले के करीब हांगकांग और चाइना की आपस में टसल चल रही थी। तो प्रेशर ये बन रहा था कि हाँ, कुछ लोग हांगकांग के जाके चाइना के अंदर फड्डा करके वापस आते थे और उनका एक्स्ट्राडिशन का लॉ मौजूद नहीं था। इसी तरीके से इंडिया का कई मुल्कों के साथ एक्स्ट्राडिशन का लॉ मौजूद है कि अगर कोई आदमी अ, इंडिया में क्राइम करके भाग जाता है यूके या कनाडा या अमेरिका, तो अगर उनके साथ एक्स्ट्राडिशन का लॉ मौजूद हो, साइन हो, ठीक है ना? मेमोरेंडम साइन हो, पूरा बना हो, लॉ बना हो, तो वो उसको इंटरपोल की पुलिस उसको वापस लेके आती है, ठीक है ना? हुँ, उसको वापस लेके आती है, वो अलाउ करते हैं। इसी तरीके से ये आज मॉडर्न डे के अंदर तो कोई किसी को एक्साइल भी नहीं करने दे रहा, भागने भी नहीं दे रहा ना। मगर इस्लाम के हुँ, अंदर आपको जाने की इजाज़त है, जैसे सूरह तौबा के अंदर 4 महीने का टाइम दिया गया, एक्सट्रीम टाइम, कि आप 4 महीने के अंदर-अंदर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, वरना फिर उसके बाद आपको हम और तरीके से निपटेंगे। लिहाज़ा 2 रास्ते होंगे, अगर कोई आदमी इस्लाम छोड़ के अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, थैंक यू, आप यहाँ से जा सकते हैं, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2 तब जब उसको कन्विंस किया जाए, उसको बताया मिसाल के तौर पे कोई इस्लाम छोड़ता है, वो कहता है मेरे फलाँ-फलाँ एतराज़ हैं। स्कॉलर्स बैठे हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, उसके साथ बैठ के उसके साथ बात करें, उसके पेरेंट्स बैठे हैं, उसको हम कन्विंस करें कि तुमने ये जो चीज़ छोड़ी है, इसका तो जवाब ये है, अब बताओ? और मान लें डिबेट के बाद भी वो कहता है कि नहीं, मैं जनाब नहीं मान रहा, तो फिर उसको कहा जाए देखो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो अपनी ज़िंदगी कहीं और जियो, हम तुम्हारा बंदोबस्त कर देते हैं, यहाँ से चले जाओ। और अगर तुमने यहाँ रुकना है, हुँ, रेबेल करना है, प्रोपेगेट करना है, मुहारिब बनना है, तो फिर हम तुम्हें तुन देंगे, सीधी-सी बात है। कोई भी स्टेट होगी वो तुन हुँ, देगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये रोहन भाई हाँ, काफ़ी बात हो गई। जी। जी शुक्रिया जी। जी जनाब, योहान भाई थैंक यू सो मच। योहान भाई तो दोस्तों मैंने सोचा क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, टॉपिक तो एक सेगमेंट के तौर पर था, तो मैंने सोचा यार बैठे हैं काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, ओह तुहाडा भला हो जाए 5.5 घंटे हो गए ना भाई, 5.5 घंटे और हमारे पास इस वक़्त जो है तकरीबन 3:15 होने वाले हैं, 3:15 20 करीब हो गए हुए हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, देखें जब भी आपने इस असल में होता ये है कि इस्लाम एक रिलिजन दीन है। तो जब इस्लाम को कई लोग स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो उसका तासुर मज़हब का इतना गहरी छाप बैठ गई हुई है, मज़हब, इस्लाम को बीइंग अ मज़हब, बीइंग अ रिलिजन स्टडी करने की इतनी गहरी छाप बैठ गई हुई है कि हम फटाफट हाथ खड़ा करके कहते हैं, "ओ यार, ये थोड़ा अजीब थोड़ा हो गया, फलाना हो गया।" ओ भाई इस्लाम एक सिस्टम है, एक दीन है, उसकी रूल्स रेगुलेशन है, वो इंसानों पे ही लगेंगी, वो इंसानों पे लगेंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी किसी मुजरिम को कोई कानून पसंद आया है? कभी चोर को पसंद आया है कि उसको जेल में डाला जाए? नहीं, तो फिर जेल से भी निकाल दो ना। हाथ काटने से ही आपत्ति होती है चोर को। चोर को यही डर होता है कि मेरा हाथ ना काट दिया जाए। चोर तो जेल में जाने से भी डरता है, फिर छोड़ दो उसको जेल भी ना जाने दो, हैं? तो ये बेस बिल्कुल गलत है। इस्लाम देखो
आपने सिस्टम्स को स्टडी करना है। इस्लाम एज अ सिस्टम आपके सामने है। कंपैरेटिवली देखो कि क्या कानून इंप्लीमेंट करने से किसका फायदा ज्यादा निकलता है। आओ हमारे पास, हम इस्लाम का शरिया नाफिज करते हैं, हम इस्लामिक लॉ को नाफिज करते हैं। आप अपना लॉ नाफिज करो, उसके बाद पता चल जाएगा किसका रिजल्ट ज्यादा निकलता है, किस में स्ट्रीट क्राइम कम होता है, किस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, किस में डिसिप्लिन मेंटेन होता है। आपको फर्क पता चल जाएगा। अभी आमतौर पर लोग ये सऊदीया की मिसाल दे रहे होते हैं, हालांकि सऊदीया में भी कानून अमेंड होने के बाद अब मेरे ख्याल से पता नहीं कितना ही टाइम गुजर गया, हाथ काटे हुए या गर्दन काटे हुए, पता नहीं कितना ही टाइम गुजर गया, वो सजाएं अब बहुत नहीं मिल रही उस तरह। मगर आप उसका इफेक्ट चेक करो कि आप खुद रेशो निकाल कर देखो कि सऊदीया के अंदर जो है वो चोरी की या स्ट्रीट क्राइम की रेशो कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों में जहां पर बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की सजाएं दी हुई हैं, और अदर से अट्रैक्टिव किस्म की। मुजरिम तो कहता है यार इससे अट्रैक्टिव तो जेल ही कोई नहीं है, मुझे इधर डालो, खाना भी फ्री का और जनाब इंजॉय भी फ्री का करो, इससे तो बेहतर जेल ही कोई नहीं है। ठीक है जी। तो ये किसी कानून की अहमियत तब पता चलती है जब उसको इंप्लीमेंट किया जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहाँ मुसलमानों की गलती है। मुसलमानों की बहसियत उम्मत और हुक्मरानों की बहसियत खवास एक बहुत बड़ा जुर्म है कि इस्लाम को एज अ सिस्टम इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया। अगर इस्लाम को इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया तो हम किसी को कैसे, या मेरी बात सुनो, आप किसी को कहते हो यार फलां जगह बड़ी प्यारी है, वहां झरना है, वहां बेहतरीन फ्रूट है, प्यारे प्यारे परिंदे हैं, बेहतरीन बड़े छांव वाले दरख्त हैं, बड़ी पीस है, कोई आपको तंग नहीं करेगा, आप बड़े सुकून से रहोगे, तो आपको पहली चीज पता क्या कहता है, यार लोकेशन तो सेंड कर जरा, यार मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन तो सेंड करना। और आगे से कोई कहे सॉरी यार लोकेशन कोई नहीं है, तो फिर वो कहेगा नहीं कि ऐसी जगह अपने पास रख, कहेगा नहीं। तो इसमें नॉन मुस्लिम का कसूर नहीं, सबसे ज्यादा हाँ नॉन मुस्लिम का ये कसूर है कि वो सिस्टम को समझा नहीं। मुसलमान का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने नॉन मुस्लिम के सामने अल्लाह के दीन को नाफिज करके किसी खत्ते पर दिखाया नहीं, ताकि दुनिया को बता सकते हैं कि ये लो लोकेशन, आके चेक कर लो, हमने अल्लाह का दीन नाफिज किया था, देखो तुम क्या कर रहे हो और हम कहां पहुंचे हैं। ये फर्क था। अब जब इस्लाम मानने वाले लोगों ने, हुक्मरानों ने लिबरल और सेकुलर्स के लिए मैदान खुला छोड़ दिया, वो लोग आए, उन्होंने मटेरियलिस्टिकली लोगों को ब्रेन वॉश किया, लोगों की नजर में प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन ही बदल गई। उनको लगा जिसके पास अच्छी गाड़ी होगी, खूबसूरत गर्लफ्रेंड होगी, बैंक में लंबी जनाब जो है ना वो दथी होगी, ठीक ठाक नोट और पैसा होगा, शायद वही तरक्की है, वही खुशहाली है। उनके नजदीक तो खुशहाली की डेफिनेशन ही यही आनी थी। और तो ये चीज है। बाकी मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि जिन लोगों के अंदर ये तड़प मौजूद है ना, अल्लाह उनको उनकी नियत का अजर देगा, आपने परेशान नहीं होना। इस जज्बे को जारी और सारी रखना है, अपनी सी कोशिश जारी रखनी है, ताकि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेश हों तो हम ये कह सकें कि हम लोगों ने कोशिश की थी, हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी कौम या किसी आइडियोलॉजी के लिए उसके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट करप्ट हो गए, यकीन करें कुरान, आपसे पहले लोगों के पास भी किताबें मौजूद थी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट करप्ट होता है, फिर किताब करप्ट होती है, ये याद रखना। सबसे पहले दिमाग करप्ट होते हैं, फिर वो किताब को करप्ट करते हैं। तो पिछली कौमों के पास भी किताबें मौजूद थी, उनके दिमाग करप्ट हुए, किताबें करप्ट हुई, आज वो किधर हैं। इसीलिए आज के नौजवानों को सबसे पहले उनके माइंड सेट और उनके कॉन्सेप्ट को ठीक कराना जरूरी है, वरना किताब पढ़ी की पढ़ी रह जाएगी, कोई इसको पूछने वाला नहीं होगा। तो इतनी सी गुजारिश है। जो तारीख से हम सीखते हैं वो ये चीज सीखते हैं कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को नहीं बदलते। अगर
किसी कम्युनिटी ने खुद अपने ऊपर काम नहीं करना, खुद मेहनत नहीं करनी, खुद कोशिश नहीं करनी, खुद अपने नौजवानों के लिए नहीं निकलना, खुद को इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ नहीं रखना, अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होना, तो फिर मेरे भाइयों इसी तरह ही रह जाओगे और इसी तरह ही हमारे बाद आने वाले लोग भी इसी तरह ही भिड़ते रहेंगे और ये सारी चीजें करते रहेंगे। लिहाजा तब्दीली लेके आओ अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द, अच्छाई का दामन थामो। जो नॉन मुस्लिम अच्छे से हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ सलीके तरीके के साथ चलेंगे। जो डेढ़ शना बनेगा, इस्लामोफोब होगा, उसको उसकी औकात में रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, वो कोई मसला नहीं, वो को बड़ी चीज नहीं है, बल्कि वो ज्यादा आसान काम है, टेंशन नहीं लेनी। असल काम है अपने आप को मारना और अपने आप को अपने अंदर को मारना, ठीक है ना? ये असल चीज है। खैर, मैं देख रहा हूँ कॉलर्स अभी बड़ी तादाद में मौजूद है। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं उनको लूंगा, मगर दोस्तों मैंने अभी देखा है कि 5.5 घंटे होने वाले हैं। मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तरुण भाई नेक्स्ट टाइम आप आएंगे। अकी भाई मुझे नजर आ रहे हैं, अकी भाई बड़ी देर से कह रहे थे, आई एम रियली सॉरी अकी भाई, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा, टाशियस भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ये अकी भाई और टाशियस भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं दोनों भाइयों। तो मैं कहूंगा प्लीज नेक्स्ट फ्राइडे प्लीज जरूर आइएगा यार, वक्त होता है यार, वक्त चला गया आपके सामने, यकीन करें पहले लेट हो गया हूँ और आपको पता है इस वक्त मेरे पास टाइम जो है वो 3:30 होने वाला है। प्लीज 3:30 का टाइम होने वाला है। अगर आपको ले लिया फिर दूसरे लोग भी कहेंगे भाई हमें भी लें, तो ज्यादती हो जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको लेंगे, मिलेगा ना, मिलेगा क्यों नहीं, टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मिलेगा, अल्लाह खैर करे। जितने नॉन मुस्लिम्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उनको स्पेशल फिर मौका दिया जाएगा। हम तो हमेशा बात ही नॉन मुस्लिम्स के साथ करते हैं, कहते हैं भाई आप आओ, ताकि उनका ये गिला ना रहे कि भाई मुसलमान आपस में बैठ के बात करके निकल जाते हैं, हमें मौका नहीं देते। ठीक है जी। तो जितने भी कॉलर आए हैं आपने नोट किया, सारे के सारे नॉन मुस्लिम हैं। हम मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज नॉन मुस्लिम्स को आने दिया करें, ताकि उनके थ्रू उनके डाउट क्लियर हों, उनके थ्रू कई चीजें निकल कर सामने आए। वो लोग हैं हकीकत के अंदर जो टारगेट उनका हुए और जिनके अंदर नफरत फैलाई जाती है। लिहाजा नॉन मुस्लिम्स के साथ बात करके मुसलमान ऑटोमेटिकली उससे अपने सॉल्यूशंस और उससे अपने आंसर्स और उससे अपनी रेफुटेशंस लेते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका है। मैं अली भाई का और रोर भाई का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करूंगा, दोनों भाइयों का। अली भाई आए, उन्होंने जिला बख्शी, रोर भाई आए, उन्होंने तो रेफरेंस का तूफान यहाँ पर बर्पा किया, मराठास की ऐसी हकीकत खोलकर पब्लिक के सामने रखी है कि रे रब दा ना उन और ही तरीके नाल लोग मराठों को देखा करेंगे। खैर रोर भाई आपका भी जज़ाकल्लाह। रोर भाई कुछ कहना चाहते हो कह दें इंशाल्लाह। असल में मैं आपको मैंने अपनी स्टोरी भी बताई थी, लेकिन आपने ही मुझे शौक डाला है वैसे पढ़ने का। मैं ऐसा था कि बुक को देख के मुझे नींद आ जाती थी, लेकिन इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि मैंने सोचा कि पढ़ के अपनी बात को रखेंगे। ये शौक भी आपने ही डाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला जी, आपकी इस मेहनत को कबूल करे और हमें भी तौफीक दे जी इंशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी हुई। इसको जारी रखें, इंशाल्लाह बिल्कुल इसको और जारी। बस यही है कि अभी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी बहुत सारे रेफरेंसेस माशाल्लाह आमिर भाई ने दिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर करके देख रहा था और मैं चाह रहा हूँ कि सब तक पहुंचे, आप है ना सब तक पहुंचाएं ये, क्योंकि अभी हॉट टॉपिक यही चल रहा, औरंगजेब शिवाजी, बाकी मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही। ठीक है ना? इंडिया को औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, संभाजी के बीच में इतना घुसोड़ दिया है कि बेचारी उनकी महाकुंभ में मारे गए 3,000 लोगों की चीखें कोई नहीं सुन रहा है, उस पे कोई डिबेट नहीं हो रही है। जी, बिल्कुल ऐसे हाँ, लें जी। उस पे बात नहीं हो रही। नहीं, जबरदस्त और पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट उठाया। 1 लाख करोड़ शेयर मार्केट में डूब गए लोगों के, उस पे बात नहीं हो रही है। लोगों को हम्म, बेरोजगारी चरम सीमा पे, उस पे बात नहीं हो रही है। औरतों पे जुल्म, ज्यादती और रेप बढ़ते जा रहे हैं, उस पे बात नहीं हो रही है। एजुकेशन सिस्टम पे जो है, जो परसेंटेज है एजुकेशन का, वो खत्म कर दिया गया। लाखों की तादाद में गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए, उस पे बात नहीं हो रही है। यूपी के अंदर में 27,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए, उस पे बात नहीं हो रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होता जा रहा है, उस पे बात नहीं हो रही है। हंगर इंडेक्स पे बात नहीं हो रही, 105वीं रैंक है 127 देशों के अंदर में। तो इन चीजों पे बात नहीं होगी तो देश कैसे प्रगति करेगा? हिंदू मुसलमान से हो जाएगा, तरक्की कर जाएगा। ये मैं बहुत एग्री करता हूँ कुशल भाई की इस चीज से। और बाकी का ये है कि बहुत अच्छे प्यारे अंदाज में आमिर भाई ने भी पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस किया। बहुत सोचने समझने की बात है।
इस पे गौर करें सभी, और इसको स्ट्रीम को दबा के शेयर करें, तमाम सोशल मीडिया पे कर दें। अभी नई नई चीजें भी आई हैं, एप्लीकेशन वायर वायर मैं नया नया सुन रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप वहां पे भी शेयर कर दें। हाँ, मुझे पता नहीं। मुझे तो सिवाय फेसबुक इंस्टाग्राम के ज्यादा कुछ नहीं मालूम अच्छा, था, सोशल मीडिया पे अभी नई नई चीजें भी हैं। जी अब पता नहीं क्या-क्या कुछ आ रहा है, पता नहीं, ये तो आता रहेगा। इस पे जी जारी-ओ-सारी रखें, जिधर-जिधर कर सकते हैं जी, इसको शेयर करें लाज़मी, ट्विटर के ऊपर भी करें। इसके क्लिप्स काट सकते हैं, कोई इनका कोई पॉइंट ऐसा आपको लगा रेफरेंसेस का, मैं रोर भाई से कहूँगा मुझे रेफरेंस शेयर करेंगे, मैं इंशाल्लाह इसको इंस्टा पर उनको भी कहूँगा, रोर भाई को भी, आप भी इंस्टा पे शेयर करें, हम भी करेंगे। इसी तरीके से ट्विटर पर भी इसको करते हैं ताकि आप लोग उसको रीट्वीट करें या आगे फैलाएँ। बिल्कुल इंशाल्लाह। इसी चीज़ के साथ दोस्तों, इब्न अंसारी भाई ने आपको वजह बता दी है कि ब्रह्मचारी हैं, लिहाज़ा दौड़ना पड़ेगा। आपको पता है सहरी के मामलात, दीगर सारे चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें फिर साथ ही चलती रहती हैं। इंशाल्लाह दोस्तों परेशानी नहीं है, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, गलती कोताही माफ़ कीजिएगा। इस्लाम, कुरान और सुन्ना का नाम है, इसके अलावा किसी चीज़ भी जो इसके खिलाफ जाए, हम उसको इस्लाम कंसीडर नहीं करते। इसी चीज़ के साथ अपना ख़्याल रखिएगा, जुड़े रहें, इकट्ठे रहें, इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद का दामन थामें। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, लाइक आपने कभी भी मिस नहीं करना। जिन लोगों ने लाइक वाला अभी भी मामला नहीं किया, याद रखें, ये एल्गोरिथम है, ये सपोर्ट है आपकी, लाइक ज़रूर आपने करना होता है, बाकी चीज़ें बात की हैं, वो आप पर है, आप कितना करें, क्या ना करें, ठीक है जी? इसी चीज़ के साथ फ़िमानिल्लाह जी, मिलते हैं अगले जुम्मे को, अल्लाह हाफ़िज़।